हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज फ्रंट पेज पर रिलेटेड है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में प्रेजेंट टाइम में जो जिस तरीके से टेररिज्म देखने को मिल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ में अपनी पावर शेयर करने की बात कर दी है। प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के कतर जो एक गल्फ कंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वहाँ पर तालिबान के साथ में पावर शेयरिंग डील को लेकर के अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी है कि जो फाइटिंग चल रही है, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और पीस एस्टेब्लिशमेंट के लेकर के वर्क किया जाए। ये सारी बातें इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि तालिबान जो है वो रेगुलरली अफगानिस्तान की किसी ना किसी प्रोविंसेज को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, कल भी तालिबान ने दो जगह को गजनी और हेरात को अपने अंडर करने की कोशिश की और ये जो गजनी जो प्रोविंसेज है वो काबुल से लगभग 150 किलोमीटर है और उस रास्ते पर है जहाँ से अफगानिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है हेरात, उसको भी तालिबान ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया है। इस तरीके से अफगानिस्तान का जो 2/3 पार्ट है वो तालिबान के अंडर चला जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो वायलेंस हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो जनरल लोग हैं उनके राइट्स जो हैं वो एक लंबे समय तक इफेक्ट होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं। हालांकि हमारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम मीडिएशन के थ्रू मान सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट है उसको रोक दिया जाए। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो तालिबान ने 11 प्रोविंशियल कैपिटल को अपने अंडर कर लिया है। इससे ये लगता है कि जल्द ही तालिबान जो है वो सारे अफगानिस्तान को अपने अंडर कर लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान ये चाहता है कि 1996 से 2001 तक जो उनका रूल एंड रेगुलेशन था सेम उसी तरीके से कंप्लीट पावर उनके हाथ में हो। अब यहाँ पर अफगानिस्तान के मैप को हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। देखो ये अफगानिस्तान है, एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से लैंड एरिया से घिरी हुई है, डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। अफगानिस्तान जो है यहाँ पर जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में, यहाँ पर तजिकिस्तान, ये जो एरिया है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये वाले एरिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब इसके अलावा यहाँ का जो और अदर रीजनल एरियाज हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। अब डायरेक्ट वो आपको अफगानिस्तान को लेकर के क्वेश्चन ना पूछे। देखो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर में काफ़ी वायलेंट मुद्दा बना हुआ है अफगानिस्तान, तो इसको डायरेक्ट ना पूछ करके आपको पूछ ले कि जो भी इसके रीजनल एरियाज हैं उनकी कैपिटल के नाम आपको दे दे, उनको नॉर्थ टू साउथ सिचुएटेड करवा ले या फिर ईस्ट टू वेस्ट करवा ले, वेस्ट टू ईस्ट करवा ले या साउथ टू नॉर्थ करवा ले। तो यहाँ पर इसके रीजनल एरिया में जो भी कंट्री हैं उनकी कैपिटल आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो देखो ये जो एरिया है ना, उज्बेकिस्तान जो है उसकी कैपिटल है ताशकंद, नीचे तजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशांबे, यहाँ पर अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पर ईरान की कैपिटल है तेहरान, ओके, और ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। तो देखो यहाँ पर जब आप नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर काबुल से एक सीध में आप मिलाने की कोशिश करोगे तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल सबसे नॉर्थ में, यहाँ पर फिर मीडिएशन में दुशांबे और ये है काबुल। ये नॉर्थ टू साउथ आप इसे तरीके से सिचुएटेड कर लीजिए। और अगर वेस्ट टू ईस्ट करोगे तो यहाँ पर तेहरान, ये देखो काबुल और ये इस्लामाबाद लगभग एक लाइन में है ये। तो इस तरीके से आप कैपिटल्स को, और जो इम्पोर्टेंट अफगानिस्तान में बहुत सारे एरियाज प्रोविंसेज इस समय न्यूज़ में हैं, तो हर प्रोविंसेज का नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछे जाने लग गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट सिटी जो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में रहती है ना, उनको लेकर के यूपीएससी काफ़ी क्लेम करता है अपने पेपर में। तो जो भी इम्पोर्टेंट सिटी है जो प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ लेंगे कि ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन दे करके जैसे सेक्शन ए में पूछ लिया जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में ये सिटी काफ़ी न्यूज़ में रही, आपको बताना है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई सिटी कोई एरिया न्यूज़ में रहता है तो उससे जो भी एसोसिएटेड कंट्री है वो आपको नाम ध्यान में रहना चाहिए। डायरेक्ट देखो उस एरिया को, अब आप अफगानिस्तान न्यूज़ में है तो सिर्फ अफगानिस्तान का मैप हमने देख लिया, इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाने से रहने लग गए हैं, मतलब इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस हैं
अफगानिस्तान न्यूज़ में है तो इसका रीजनल एरिया भी न्यूज़ में आ जाता है। अब देखो कतर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन में, तो यहाँ पर है कतर, ये जो जगह देखिए, और ये इसकी कैपिटल है दोहा। ये पर्शियन गल्फ है और ये यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। इन दोनों को एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, उस स्ट्रेट का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो स्टेट, ओके। और वो जो स्टेट है वो कौन कौन सी कंट्री को अलग करती है, मतलब इस साइड तो ईरान है और इस साइड कौन सी कंट्री का पार्ट है ये भी आपको बताना है, ओके। सेकेंड न्यूज है इसरो को लेकर के। इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का पार्ट 3 को लॉन्च करने वाले थे GSLV F10 रॉकेट से। अब इसका फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेप पे जैसे ही ये जाता है तो ये जो रॉकेट है वो वर्क करना बंद कर देता है, और इसकी वजह से जो सैटेलाइट के लिए वर्क किया जा रहा था कि उसको ऑर्बिट में सेटल किया जाए, वो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की अगर आप बात करोगे तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है पूरी अर्थ का स्पेशल किसी एरिया को, मान लो सीज से रिलेटेड इमेज लेनी है, मान लो वहाँ की टोपोग्राफी से रिलेटेड इमेज लेनी है, अलग अलग एरिया से हाई एल्टीट्यूड की इमेज लेनी है, उसके लिए अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। तो इसका पार्ट 3 था। हालांकि अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का पार्ट 1 ही लॉन्च किया गया है, पार्ट 2 को इसी साल कुछ समय बाद लॉन्च किए जाने वाले था। तो देखते हैं कि अब जो सीरीज है उस पर क्या इफेक्ट गिरेगा, जो प्रेजेंट टाइम में इसरो का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या इसी तरीके से, मतलब जो टाइम टेबल है जिस अकॉर्डिंग, जैसे EOS 02 को सितंबर अक्टूबर में लॉन्च करने वाला था इसरो, तो क्या उसी टाइम होगा या फिर इससे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखिए, देखो अभी पार्लियामेंट का मानसून सेशन कंप्लीट होता है, और मानसून सेशन जो कंप्लीट हुआ उसके लास्ट दिन राज्यसभा में कुछ प्रॉब्लम होती है। राज्यसभा में एक इशू सामने आता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं मार्शल की फॉर्म में, उनको वहाँ पर मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसी को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उसका विरोध कर रही हैं कि जो भी उनकी वीमेन MP थी, जो भी बहुत सारे मतलब उनको मैन हैंडल्ड किया गया, ओके, इसको लेकर के इशू किया जा रहा है, और जो विजय चौक है उसमें प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है गवर्नमेंट का। देखो प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट है उसका मानसून सेशन की अगर हम बात करें तो जो लोकसभा का पार्ट है, लोकसभा पूरे अब तक पिछले 2 दशक की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो 4th लीस्ट, मतलब कोई भी वर्क ज़्यादा नहीं हो पाया है। ओनली अगर उसकी एफिकेसी की बात कर ले तो 21% है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यसभा की तो 8th लीस्ट प्रोडक्शन वर्क हुआ है, प्रोडक्टिव वर्क हो पाया है राज्यसभा में। इस तरीके से देखो जो पार्लियामेंट है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो एक जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था, अगर वहाँ पर वही लॉ मेकिंग तरीके से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो ब्रांड है वो डिग्रेडेशन हो रही है। तो इसको लेकर के जो भी लेजिस्लेटर्स हैं उनको वर्क किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट में सिर्फ लॉ मेकिंग से रिलेटेड वर्क हो, ऐसा नहीं है कि पर्सनल इश्यूज को वहाँ पर डिस्कस किया जाए। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मानसून सेशन है यहाँ पर बहुत सारे बिल पास करवाए गए। बिल पास करवाने की अगर हम टाइम देखें तो बहुत सारे बिल तो ऐसे हैं जो 5 मिनट में पास हो गई। कुछ बिल ऐसे हैं जैसे OBC जो लिस्ट को लेकर के जो बिल हुआ, हालांकि उस पर कोई डिस्कशन हुआ, तो एक जो एवरेज आप बात करोगे तो बिल में जो डिस्कशन है वो बिल्कुल ख़त्म किया गया। मतलब अपोजिशन पार्टीज से जो भी डिस्कशन होने वाला था जिससे एक बेटर रिजल्ट निकल करके आता, और उन बिल को लेकर के इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। जैसे प्रेजेंट टाइम में फार्मर्स जो हैं वो फार्म बिल को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से। इसका भी मेन इशू यही मानते हैं कि जो फार्म लॉज पास किए गए थे तो इसी तरीके से बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को उसका ओवरव्यू किए बिना ही उनको पास कर दिया गया, और उसी को लेकर के फार्मर्स को प्रॉब्लम है। अगर फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे डिस्कशन होता, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो उसके ऊपर ओवरव्यू लेती, अपने जो भी व्यूज़ है वो उसके ऊपर प्रकट किए जाते, तो शायद एक बेहतरीन फार्म लॉज निकल करके आते, और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट एक लॉन्ग टर्म से चल रहा आ रहा है वो नहीं होता। तो पार्लियामेंट की जो भी वैल्यू है, जिस तरीके से वो डिग्रेड हुई है, उसको समय के साथ में उसी तरीके से बनाए रखना ये काम हो जाता है लॉ मेकर्स का, लेजिस्लेटर्स का।
और जो भी गवर्नमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज एनजीटी को लेकर के है। एनजीटी में एक पिटीशन फाइल होती है कि गुरुग्राम वाला एरिया जहां है वहां पर फॉरेस्ट लैंड में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो एनजीटी ने इस पिटीशन के आधार पर अपना ऑर्डर दिया और उन्होंने बोला कि गुरुग्राम जो स्वीक बॉडी है उसको जल्द ही इस रिपोर्ट को, इस जो भी परेशानी है, जो भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ है, उनको लेकर के अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अभी हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप एक इशू देखने को मिला और जब इसके कारण जानने की बात की गई तो नॉर्मल अगर हम कारण देखें, कोज देखें, तो देखो जो माउंटेनियस टेरेन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि इरोजन एंड जियोलॉजिकल जो फोर्सेज हैं वो ऑलवेज इस एरिया में वर्क करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो नेचुरल डिजास्टर प्रोन बन जाता है। पिछले अगर कुछ समय की बात करें तो इस हिमाचल प्रदेश स्टेट को 4 मेजर नेचुरल डिजास्टर देखने को मिले, इसकी वजह से काफ़ी लोग इफेक्ट हुए। ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। देखो जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान खो दी, उसी के आधार के ऊपर ये बात बोली गई है कि ये जो एरिया है वो काफ़ी, जो हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो काफ़ी प्रोन एरिया है, नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो इस एरिया में सेफली वर्क करने की आवश्यकता है। अब 2012 में स्टेट एनवायरनमेंट डिवीजन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्टेट क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। ये जो स्ट्रेटजी थी ना, ये जो एक्शन प्लान था वो नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का एक पार्ट था। इस रिपोर्ट में एक बात बोली गई कि डिफोरेस्टेशन, लैंडस्लिप, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, फ्लड, ये कुछ कॉमन कारण हैं इस जगह में, हिमालयन वाले रीजन में, जिसकी वजह से कॉमन इशू हैं, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सम ऑफ द कॉमन बट क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब ऐसा नहीं है कॉमन है, देखो इस एरिया में तो कॉमन है लेकिन क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा इस एरिया में ये बोला गया कि जो भी हिमालयन एनवायरमेंट है, हिमालय का जो रीजन है वो प्रेजेंट टाइम में मैन मेड जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से भी इस एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये इस रिपोर्ट में बोला गया था 2012 की रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालयन, एक छोटा हिमालयन स्टेट है, लेकिन डाउन स्ट्रीम जो एरियाज है वहाँ के लाइवलीहुड्स को सस्टेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसका कंजर्वेशन, सस्टेनेंस ऑफ दीज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन इज द बिगेस्ट चैलेंज बीइंग फेस्ड एट द मोमेंट, which can get further aggravated due to financial constraints and limited resources. अब क्लाइमेट चेंज देखो, प्रेजेंट टाइम में जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला गया है कि अगले 2 दशकों में जो एक टारगेट फिक्स किया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने देंगे, तो अगले 2 दशक में ही हम ये जो हैं इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम हो रही है और जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा मात्रा में पिघल रहे हैं और माउंटेन टॉप्स के ऊपर जितनी बर्फ होनी चाहिए उसके लेवल कम होता जा रहा है। तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में प्रेजेंट टाइम में बोला गया है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत लंबे समय तक ये इफेक्ट करेंगे। जैसे कि इससे क्या होगा कि जो ड्रोट है उनका इंटेंस बाउट बढ़ जाएगा और जो रेन है उनकी इंटेंस स्पेल बढ़ जाएगी और वैसे जो रेन है वो उसकी संख्या कम हो जाएगी। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रोड बिल्डिंग, यहाँ पर हैवी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन एट हायर एलिवेशन, ये जो चीज़ें हैं ना वो नेचुरल डिजास्टर को लेकर के एक फाउंडेशन का वर्क करती हैं। मतलब इस एरिया में जो नेचुरली तरीके से जो लोग रहते थे उनको लेकर के अगर बाहर से आकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और देखो ये जो हिमालयन रीजन है काफ़ी फ्रेजाइल रीजन है, यहाँ पर हैवी जो कंस्ट्रक्शन है रोड जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो इस एरिया की जो फ्रेजिलिटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अब हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का वो हम देख लेते हैं।
एनवायरमेंट जो रिपोर्ट है वो पहले ही अपने इफेक्ट्स के बारे में बता चुकी है। जो नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस पिछली सेंचुरी में ही बढ़ चुका है। शिमला का जो वार्मिंग रेट है वो 1991 से 2002 के बीच में अगर हम बात करें तो वहाँ पर वार्मिंग रेट बढ़ चुका है। रेनफॉल जो है वो 17% व डिक्रीज हो गई है 1996 से कंपैरिजन करें तो। इसके अलावा शिमला में जो सीजनल स्नोफॉल होता है उसमें डिक्रीज हो गया है, मतलब बर्फ़ कम गिरने लग गई है। इसके अलावा मानसून जो डिस्चार्ज है वो भी उसमें भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला व्यास रिवर में। चेनाब रिवर में जो विंटर डिस्चार्ज है वो बढ़ गया है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सर्दियों में भी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बर्फ़ पिघलने लग गई है, जिसकी वजह से रिवर में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा दिखने लग गई है। सतलुज रिवर में भी विंटर और स्प्रिंग जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है। देखो ये सारी जो रिवर है वो इंडस वैली, इंडस जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी हम इसका मैप जब डिस्कस करेंगे तो इन सारी रिवर्स को देखेंगे। अब यहाँ पर एक नेचुरल क्रॉप उगाई जाती है, मेजरली यहाँ पर एप्पल्स उगाए जाते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये जो एरिया है वो भी इंक्रीज, जो भी यहाँ पर क्रॉप हो रही थी मेजर क्रॉप एप्पल्स, उसकी क्रॉप भी काफ़ी इफेक्टेड हो रही है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर एरिया में वेजिटेबल्स उगाई जाने लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको पता कर रही हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जा रही हैं जिसकी वजह से पेस्ट और डिजीज जो हैं उनके भी इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ने लग गए हैं। तो ये मेजर इशू है कि किस तरीके से इस एरिया में कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि पब्लिकली अगर काऊ को स्लॉटर किया जाता है एक ग्रुप में तो ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर घर में सीक्रेटली कोई पर्सन पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट नहीं करता है अगर सीक्रेटली उसके घर में काऊ को स्लॉटर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और हंगर, ये सारे कारण हो सकते हैं काऊ को स्लॉटर करने के लिए। तो अगर घर में सीक्रेटली किया जाता है तो वो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट न्यूज देखो क्वेड ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है और इसमें जो क्वेड की जो लीडर्स की समिट हुई उसमें डिस्कस किया जाता है कि अलग अलग लेवल पर जो क्वेड के ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मीटिंग होगी। हालांकि कब होगी इसके बारे में कोई भी अभी डिस्कशन नहीं किया गया है। क्वेड ग्रुप के बारे में आपको पता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस एक तरीके से वर्क कर रहे हैं कि सभी जो एरिया है वो सभी के लिए ओपन एंड फेयर हो, लेकिन चाइना को मेजर कंसर्न है कि क्वेड ग्रुप इसलिए वर्क करने लगा है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, एलिफेंट और टाइगर को लेकर के एक कॉमन सर्वे होगा। देखो दिसंबर से इंडिया जो है वो इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि टाइगर्स और एलिफेंट्स का एक कॉमन सर्वे हो सके। हर 4 साल में टाइगर सर्वे होता है और हर 5 साल में एलिफेंट सर्वे होता है। अगर 2018-19 की बात करें तो पूरे इंडिया में 2997 टाइगर थे और एलिफेंट्स की बात कर रहे तो 29,964 एलिफेंट थे। देखो अलग अलग तरीके बताए जाते हैं कि डायरेक्ट जो कैमरा ट्रैपिंग होता है उसके थ्रू, डायरेक्ट काउंटिंग के थ्रू जो काउंटिंग की जाती है इन सारे एनिमल्स की। 2006 से जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ एफिलेटेड है और वो वर्क करता है इनका सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए। देखो जो एशियन एलिफेंट है ना, एशियन एलिफेंट वो IUCN की रेड लिस्ट के एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर कंप्लीटली हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी एलिफेंट पॉपुलेशन है उसकी 60% इंडिया में रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी ये स्टार्ट हो चुकी है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए फॉरेन पेज से न्यूज है। देखो इंडोनेशिया एक कंट्री है, एशिया में आता है इंडोनेशिया कंट्री, और वहाँ की आर्मी में अगर फीमेल पहले भर्ती होती थी, वीमेन भर्ती होती थी तो उनका वर्जिनिटी टेस्ट लिया जाता था रिक्रूटमेंट के समय। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने इसको ख़त्म कर दिया है, तो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है उन्होंने इसका वेलकम किया है। WHO तो देखो पहले ही इसके बारे में साइंटिफिक वैलिडिटी को लेकर के डिक्लेयर कर चुका था कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ह्यूमन्स को मैन के इक्वलिटी देने का एक मेजर बात सामने आई है। नेक्स्ट न्यूज,
देखो यूएस चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान वर्क करे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हो ना, तब तो आप इंडिया को साथ में लेते हो, और जब आपको इस तरीके का जो मैस क्रिएट हो रहा है अफगानिस्तान में उसको क्लियर करना है तो आपको पाकिस्तान की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखो, पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर सक्सेसफुली अर्थ टू अर्थ मतलब सरफेस टू सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, और इसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 290 किलोमीटर्स है। ये पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट न्यूज, इजराइल ने मोरक्को में अपने डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन किया है। अब ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ का एरिया आप देख लीजिए, ये मोरक्को है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, और यहाँ पर जो जिब्राल्टर स्टेट है स्पेन और मोरक्को के बीच में, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब मेडिटेरियन सी में आने के लिए जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है और उसको कनेक्ट करने का काम करता है। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, ओके, और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर है इजराइल वाला जो पार्ट है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो बॉर्डर है इजराइल की, वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट के साथ शेयर करता है, और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट न्यूज, हाँ देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है अल्जीरिया। अभी हमने देखा कि ग्रीस जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर भी वाइल्ड फायर्स देखने को मिले थे, और अब जो अल्जीरिया कंट्री है वहाँ पर वाइल्ड फायर्स के इशू देखने को मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करती हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी लेवल तक चेंज हो चुका है। तो ये अल्जीरिया कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अच्छा, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको करंट में कोई चीज़, कोई इश्यू ऐसा लगता है कि हमें उसको ब्रॉडली डिस्कस किया जाना चाहिए, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।